हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पर। कैसे लग रही हैं आपको क्लासेस। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है उसमें हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज है बारी चैप्टर 4 ऊष्मा की, जिसमें चैप्टर 4 ऊष्मा का जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। आज है बारी पार्ट सेकंड की, ऊष्मा का स्थानांतरण आज हम पढ़ने वाले हैं। एक जबरदस्त तरीके से जबरदस्त आपको समझाऊंगी मैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 ऊष्मा और पार्ट सेकंड ऊष्मा का स्थानांतरण आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट जैसा कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और या फिर अपनी बुक को रीडिंग किया होगा, तो आपने देखा होगा कि ऊष्मा के बारे में हमने कुछ चीजें जानी थी। यानी ठंडा और गर्म क्या होता है, हमारे मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है। आज है बारी पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त तरीके से, जिसमें हम सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। पार्ट सेकंड ऊष्मा का स्थानांतरण स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण सामान्य संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पे रखते हैं तो वह क्या होता है, जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। आप अपने घर पे जब आपको मैगी बनाना होता है तो आप क्या करते हो, आप एक बर्तन को गैस पे चढ़ाते हो और गैस जब वो बर्तन गर्म हो जाता है तब आप उसमें मैगी बनाते हो। तो क्या ठंडे बर्तन में मैगी बनेगी? नहीं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बर्तन आप ज्वाला के ऊपर रखोगे वह गर्म होगी, यानी तप्त हो जाएगी, ठीक है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, जो बर्तन है वह ज्वाला के ऊपर रखा गया है और इसमें क्या हो रहा है, जो ऊष्मा की ज्वाला है वह बर्तन की ओर जा रही है, तभी बर्तन गर्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे बर्तन को नंगे हाथों से छूने के लिए भी मना किया जाता है, ताकि आप जले ना, ठीक है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब जब आपकी मैगी बन गई तो आप बर्तन को गैस के नीचे से उतारते हो या गैस बंद करते हो, फिर वह बर्तन धीरे धीरे ठंडा होता है तो फिर आप उसके बाद मैगी खाते हो। तो क्या होता है, हम बर्तन को ज्वाला के ऊपर से उतारते हैं और बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु और प्रवाहित होती है। तो इस दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, जो ऊष्मा होती है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो वास्तव में जो ऊष्मा है हमारी, वह कैसे काम करती है, जो हमारी ऊष्मा है वह गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। जो हमारी ऊष्मा होती है वह गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये लाइन आपको समझ में आई क्या? अगर जिसको भी नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कौन से टॉपिक पे दिक्कत होती है या फिर किस लेवल में समझ में आता है, तो मैं आपको उस लेवल तक समझाने की कोशिश करूंगी। आप फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकें, आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देने में, ठीक है। पहली जानना चाहती है, अब पहली एक गर्ल है जो क्या कहती है कि मुझे जानना है कि क्या इसका अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। बहुत अच्छी पहेली ने एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। अब हमने पढ़ा कि जो ऊष्मा होती है सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन पहेली का दिमाग चला और उसने क्या कहा अगर ऐसा होता है कि दोनों वस्तुएं समान ऊष्मा में हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। चलिए, पहेली बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रही है, उसके क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आगे पढ़कर। ऊष्मा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, इसके बारे में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण आखिर होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी वस्तु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेना है।
एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी वस्तु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लेना है। ठीक है, कोई जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसी आप कोई पट्टी ले सकते हो। ठीक, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाना है। छड़ पर क्या करना है, आपको छोटे छोटे मोम के टुकड़ों को चिपकाना है या चिपकाना है। ठीक है, ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो टुकड़े आप चिपका रहे हैं ये समान दूरी पर होने चाहिए। फिर आगे क्या करना है, छड़ के सिरे पर एक प्रकाशित स्टैंड रखिए, एक प्रयोगशाला स्टैंड कर रखिए। अब आपको छड़ के सिरे पर एक स्टैंड रखना है। यदि स्टैंड ना हो तो आप छड़ को एक सिरे यानी सिरे को ईंटों के बीच से दबाकर रख सकते हैं। अब स्टैंड नहीं है आपके पास तो जिस प्रकार से आपको आपकी स्क्रीन पर छड़ दबी हुई ईंटों से दिख रही है उसी प्रकार आप भी रख सकते हैं। अब दूसरे सिरे पर क्या करना है, दूसरे सिरे को गर्म करना है, ध्यान पूर्वक और देखना है। देखेंगे हम धीरे धीरे कि जैसे जैसे वह जो छड़ है वह गर्म होते जाएगी वैसे वैसे एक एक मोम का जो हमने टुकड़ा चिपकाया था वह पिघल कर गिरता जाएगा। तो यह हमें समझाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। यह वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। ठीक है, चालन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु से के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन की प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस जो चीजें होती हैं उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा होता है, वह चालन प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, तो चलिए सभी लोग बताइए कि सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन किस प्रकार से होता है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बर्तन होते हैं धातु के, उनके जो हत्थी होती है, उनके जो पकड़ने का स्थान होता है वहां पर लकड़ी या प्लास्टिक की हत्थी लगी होती है। ठीक है, लकड़ी या प्लास्टिक की हत्थी लगी होती है। क्या आपने किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़े बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं, तो क्या आप बताइए, आप कोई गर्म बर्तन है, आप उसको बिना किसी मदद से पकड़े आप उसको क्या नंगे हाथों से छू सकते हैं या उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा घर पर मत करिएगा आप जल सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप जल जाओगे। ठीक है, अब एक और क्रियाकलाप देखते हैं, एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में पानी गर्म लेना है। ठीक है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में, आप अपने घर पे हो तो बर्तन भी ले सकते हो। कुछ वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे इस्पात, स्टील का चम्मच, आपके घर आप सभी लोगों के घर में चम्मच होगा, प्लास्टिक का स्केल, आप सभी के पास स्केल भी होगा, पेंसिल तथा विभाजनी यानी डिवाइडर जो आप ज्योमेट्री में यूज करते हो, डिवाइडर एकत्र करना है यानी इकट्ठा रखना है। अब इन सभी वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में डुबो देना है। अब क्या करना है, इनके एक सिरे को गर्म पानी में डुबो देना है। कुछ देर प्रवाहित करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखना है और उन सारी चीजों का प्रक्षेपण कर सारणी में हमें लिखना है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार पढ़ते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो चालक और कुचालक कितने लोगों को समझ में आया, वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख कर सेंड करो। और कितने लोगों को समझ में नहीं आया तो वो लोग रिपीट करके मुझे कमेंट करें। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा और जिन्हें आया भी है वो दोबारा समझे कि
जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम आपका जो चम्मच है, ठीक है, जो डिवाइडर है वो धातु के होंगे, तो वह क्या कहलाएंगे, वह ऊष्मा का चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऊष्मा का चालक कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कुचालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। जो प्लास्टिक और लकड़ी होती है, जैसा कि आपने अभी जो क्रियाकलाप किया उसमें आपने पेंसिल को बीकर या किसी भी बर्तन में आपने रखा और गर्म किया था, तो क्या पेंसिल आपकी गर्म हुई थी? तो यह जो पेंसिल होती है वह किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो जो प्लास्टिक और लकड़ी है वह ऊष्मा का कुचालक कहलाएगा। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालकों को और क्या कहते हैं? जैसे आपका नाम घर पे कुछ और होता है लेकिन स्कूल में कुछ और होता है, लेकिन आप रहते एक ही हो, तो उसी प्रकार जो ऊष्मा का कुचालक है उसका दूसरा नाम क्या है? ऊष्मारोधी है। ठीक है, आगे बढ़े। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मेरी क्लास जब स्टार्ट होती है तभी आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाया करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, जल और जो वायु हैं वो भी ऊष्मा के कुचालक होंगे, चालक नहीं, कुचालक होंगे। ध्यान रखिएगा, जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरित कैसे होता है, पता लगाते हैं इसके बारे में। अब एक फिर एक्टिविटी करनी है। अब क्या करना है? एक गोल पेंदे का फ्लास्क लेना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि फ्लास्क ना हो तो बीकर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जल से 2/3 भरना है। इसको जल से 2/3 भर देना है। इसको किसी टीपाई पे रखना है, यानी किसी स्टैंड पर रखना है, ताकि उसके नीचे हम मोमबत्ती रख सकें और उसे गर्म कर सकें। ठीक है, फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा करना है। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखना है। किसका क्रिस्टल? पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखना है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर गर्म करना है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती को रखना है और गर्म करना है। अपने प्रक्षेपणों को नोटबुक में नोट करना है। कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाना है। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म होता जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इसके गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, लेने के लिए आ जाता है, फिर वह जल भी गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है। फिर उसके आसपास का जल फिर उसके स्थान पे आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा पानी, सारा जल गर्म ना हो जाए। ठीक है, ये कब तक चलती है? जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए। इस विधि को इस ऊष्मा के स्थानांतरण विधि को संवहन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे संवहन विधि कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि चालन किसे कहते हैं, ऊष्मा का चालक और ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं, और संवहन किसे कहते हैं। तो जल्दी से कॉपी और नोटबुक उठाइए, अपनी पेन उठाइए और मुझे आंसर लिखकर बताइए कि संवहन किस विधि को कहते हैं, या फिर संवहन की परिभाषा को समझाइए। तो आप मुझे जल्दी से संवहन की परिभाषा लिखकर बताइए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं मुझे जल्दी से कि संवहन किसे कहते हैं। ठीक है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, कि जितने लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर लें, क्योंकि आपकी पूरी एनसीईआरटी इस चैनल पर कंप्लीट होने वाली है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि उन्हें भी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब एक फिर से क्रियाकलाप करना है। आप सभी लोगों को एक कैंडल जलाना है। आपके स्क्रीन पर कैंडल जल रही है, आपको
उसी प्रकार अपने घर पर भी एक कैंडल जलाना है। फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर और दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखना है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव कर रहे हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव कर रहा है और ऐसा क्यों? ठीक है, सावधान, अपने हाथों को जलने ना दे, सुरक्षित दूरी पर रखें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। जो ऊपर की ओर वायु होती है वह संवहन विधि द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों की बात करें, तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो तट वह स्थान होता है, समुद्र के किनारे वाले भाग को हम तट कहते हैं। ठीक है, तो जो तटीय स्थान होते हैं अक्सर आप वहां घूमने की ख्वाहिश रखते हो और घूमने भी जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां का जो स्थान होता है, वहाँ का जो दृश्य होता है वो अति मनोरम होता है, इसलिए आप चाहते हो कि हम भी तट के किनारे जाएं, वहाँ पे सनसेट को देखें, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। ठीक है, मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। अब जो दिन का समय होता है, दिन के समय क्या होता है, सूरज होता है। सूरज क्या होता है, सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है और सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी वह गर्म होगी। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठती है। जो स्थल की वायु होती है, स्थल के ऊपर की वायु होती है, वह गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। अब ये जो गर्म हवा थी ये ऊपर उठी गर्म होके, तो जो उसका स्थान खाली हुआ, उसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र की ओर ठंडी वायु है वह स्थल की ओर आती है, उसका जगह ले लेती है। ठीक है, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहेंगे। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। तो समुद्र समीर का लाभ उठाने के लिए जो तट में बने मकान होते हैं, घर होते हैं, जो उनकी खिड़कियां होती हैं वह समुद्र की ओर फेसिंग होती हैं, यानी समुद्र की ओर खुलती हैं, ताकि समुद्र समीर का जो लाभ है वह उन्हें अधिक मिल सके। ठीक है, अब क्या होता है, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। क्या होता है, जब रात होती है तो ये जो प्रोसेस थी, स्थल की गर्म वायु ऊपर उठती है, फिर समुद्र की ओर से ठंडी वायु उसका स्थान लेती है, लेकिन रात्रि के टाइम यानी जब सूरज ढल जाता है तब क्या होता है, यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। तब क्या होता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है। क्या होता है, स्थल की ओर से ठंडी वायु कहाँ बहने लगती है, समुद्र की ओर बहने लगती है। ठीक है, यह थल समीर कहलाएगा। जब स्थल की ओर से वायु समुद्र की ओर जाएगी तो यह थल समीर कहलाएगी। जब समुद्र से वायु स्थल की तरफ जाती है तो वह कौन सी समीर कहलाती है, वो समुद्र समीर कहलाती है। तो जल्दी से सब लोग नोट डाउन करिए और मुझे इसका 2 सेकंड में आंसर करिए कि समुद्र समीर और थल समीर में आप अंतर समझाएं। ठीक है, जल्दी से मुझे अंतर लिख के, डिफरेंस लिख के जल्दी से बताइए। ठीक है, ये जो आपके सामने फिगर है ये यही परिघटना को आपको दिखा रहा है, किस प्रकार से जो हवाएं हैं वो एक दूसरे का स्थान लेती हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं, आप धूप में खड़े हो तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। बेशक आप धूप में खड़े रहोगे तो आपको गर्मी लगेगी। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन विधि द्वारा तक नहीं पहुंचती, क्योंकि दोनों प्रक्रम में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से एक पॉइंट नोट करिए कि ऊष्मा के स्थानांतरण में जो चालन और संवहन विधि है उनमें
किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के इनमें ऊष्मा, इस विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। लेकिन जब हम धूप में खड़े होते हैं और सूर्य से हमें जो गर्मी मिलती है वह किस विधि द्वारा हमें गर्मी मिलती है, चलिए पता लगाते हैं। चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच का बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य विधि द्वारा पहुंचती है। उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को विकिरण कहते हैं। तो जल्दी से मुझे आप अपने कॉपी पे या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, चालन, संवहन और विकिरण में क्या डिफरेंस है। चालन, संवहन और विकिरण में क्या डिफरेंस है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं, अक्सर आप ठंड में ऐसा करते होंगे कि जब आप ठंड में हीटर के सामने बैठे हैं तो ध्यान करिए, आप जब हीटर के सामने आप अपने हाथ ले जाते हो तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं? आपको उस बीच में कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं। वह कैसे गर्म हुआ? वह विकिरण विधि द्वारा गर्म हुआ। ठीक है, ज्वाला हटाकर रखा जाए तो ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा परिवेश में स्थानांतरित कर देता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश से ऊष्मा देता है और ऊष्मा ग्रहण करता है। तो जो हमारी बॉडी है वह इन्वायरमेंट से ही ऊष्मा ग्रहण करती है और इन्वायरमेंट में अपनी ऊष्मा को छोड़ती है। ये सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। तो ऊष्मा का जो अवशोषित वाला भाग होता है उसके कारण क्या होता है? उस वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवीजन करिए और एक बार पूरा रीडिंग करिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पूरा रीडिंग करिए, वीडियो देखिए और उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी आपका नया चैप्टर अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।